हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का पार्ट 2 इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन किया था, आज है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? देखिए, पहली बात ये, कहीं पे भी TION सन लगा हो, इसका मीनिंग वो एक प्रोसेस है। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब एक प्रोसेस है। वैसे ही इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इंटीग्रेट करने की। इंटीग्रेट करना मीन्स जमा करना। सो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू इंटीग्रेट और एक्यूमुलेट समथिंग, जमा करने की, ऐड करने की प्रोसेस है। जैसे इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन देखा था। डिफरेंशिएशन क्या था? स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, एक प्रोसेस है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने की, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेट, ऐड करने की प्रोसेस। डिफरेंशिएशन स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने की प्रोसेस, इंटीग्रेशन स्मॉल पार्ट्स को ऐड करने की प्रोसेस। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना और इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना, जमा करना, ऐड करना, तो रिवर्स प्रोसेस हो गई। इसको कुछ ऐसा समझिए, आपके पास एक लाइन है जिसका लेंथ A to B 10 सेंटीमीटर है। फ्रॉम A to B लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया 0.1 सेंटीमीटर का, एक छोटा सा पार्ट जिसका लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा इसको 0.1 को ऐड करो फ्रॉम A to B। आपने 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 को ऐड किया फ्रॉम A to B, तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 10 सेंटीमीटर। तो यही इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दो, जमा कर रहे हैं आप, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, दो बातें समझ में। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मींस टू एक्यूमुलेट समथिंग, टू ऐड समथिंग। ठीक है, अब इसको समझिए। आपके पास एक ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है आपके पास, कुछ ऐसा। ये अब ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या शो करता है? ये एरिया एनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ, ये एरिया, ये क्या शो कर रहा है? ये आपने पढ़ा है पहले। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कैसे? आप ये छोटी डिस्टेंस, ये छोटी डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस, इन स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस कर रहे हैं, तो ये पूरा एरिया एनक्लोज आ रहा है, जो कि एक कंप्लीट डिस्टेंस दिखाता है। तो ओवरऑल जो एरिया होता है, एरिया, या हम एक जनरल कर्व की बात करें, जैसे आपके पास XY कर्व है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज x, और y x पे डिपेंड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर y स्क्वायर जो भी है, y इक्वल टू x स्क्वायर x क्यूब, कुछ भी है। ये ऐसा कर्व है, तो इसके अंडर जो एरिया होगा इस ग्राफ के अंदर, ये एरिया जो मैंने शेड किया, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन, ये जो एरिया आएगा, ये एरिया क्या है? ये छोटे छोटे एरिया को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट एरिया आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया क्या है? एरिया इज इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने किया था, डिफरेंशिएशन क्या था? स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, और ज्योमेट्री वाइज हमने किया था कि डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व। याद करिए, डिफरेंशिएशन क्या था? स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है एरिया ऑफ, यहां पे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। ध्यान देना इस पे, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एरिया अंडर एक्स वाई कर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन क्या था? फिर से डिफरेंशिएशन था स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या है? एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। जैसे ये एरिया, दिस इज इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये इंटीग्रेशन है सर, ये तो बहुत इजी है फाइंड करना। अगर हमें ये एरिया निकालना है, यहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें कर्व कुछ ऐसा दिया, एक्स वाई, अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें हमारे पास ये कर्व, ये ग्राफ है इनके बिटवीन,
इसके अंडर एरिया निकालो, ठीक है, सिंपल है, ये एरिया निकालना है हमें, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया निकल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अब क्रिएट होती है। ये तो ठीक है, आपके पास रेगुलर शेप है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आपको इस ऐसे कर्व का एरिया फाइंड करना है जो रेगुलर शेप नहीं बना रहा है, रेक्टेंगल ट्राइंगल ऐसा फॉर्म नहीं कर रहा है, कैसे? देखिए, अब आपसे बोला गया भाई इसका एरिया निकालो, ये इसका एरिया निकालिए। अब ये क्या है? ये y और x कर्व है, xy कर्व है। y फिर से ध्यान देना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है। अब इसका एरिया निकालिए, ये कैसे करेंगे? ये तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है। हमें एरिया अंडर एक्स वाई कर्व निकालना है, ये कर्व कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है ये निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया? हमने कहा इसको यहां ज्वाइन कर दो और ये, और जब x का वैल्यू ये है, y ये है, और x का वैल्यू ये है तो y ये है। अब ये एरिया निकाल लो, ये वाला, ये रेक्टेंगल बना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया आ जाएगा। लेकिन क्या ये एरिया करेक्ट है? नहीं, क्योंकि इसने ये वाला एरिया तो छोड़ दिया। हमें इस कर्व के अंदर पूरा एरिया निकालना है, कितना एरिया एनक्लोज है, ये वाला भी। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल ऐसा बनाते हैं, ये पॉइंट चूज करते हैं, ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक्स ये और ये चूज करते हैं, तो ये वाला तो छूट गया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमने कहा नहीं, ये मेथड ठीक नहीं है। तो हमने अब इस एक्स का जो रेंज था उसको कम किया थोड़ा, और हमने कहा अब एरिया अगर फाइंड करना है इसके अंडर तो इतना बड़ा रेक्टेंगल नहीं लेते, छोटे छोटे रेक्टेंगल करते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, देखिए, हमने यहां रेक्टेंगल ऐसे चूज किया, एक रेक्टेंगल ये हो गया इस रेंज का, फिर इस रेंज का, फिर इस रेंज का। अभी देखिए रेक्टेंगल बनेंगे ये और ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स बने। इन सब का एरिया प्लस कर दो, जो भी आएगा। ये रेंज ली एक्स की और इन सब का एरिया प्लस कर दो, तो एरिया अंडर एक्स वाई कर्व पहले से ज्यादा करेक्ट आएगा। लेकिन अभी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला एरिया क्या होगा? ये तो छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। हमने तो ये वाला फाइंड किया जो रेक्टेंगल बने हैं, लेकिन ये तो छूट गया। तो हमने कहा अभी भी करेक्ट नहीं है। लेकिन हमें समझ में आया रेंज कम करने से हम थोड़ा क्लोज पहुंच रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया? ये एरिया निकालना है, मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, एरिया अंडर एक्स वाई कर्व, ठीक है। अब आपने क्या किया? रेंज को, एक्स की रेंज को और कम कर दिया ऐसे। अब रेंज आपने और कम कर दी। अब आपने रेंज को जब डिक्रीज किया तो काफी रेक्टेंगल्स बने। अब इन रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करो और इनको ऐड कर दो। अब देखिए क्या ये इससे भी ज्यादा करेक्ट होगा? यस। अब इसमें जो पार्ट बच रहा है जिसका एरिया फाइंड नहीं हो रहा है, हम तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, हमने एरिया निकालना है अंडर एक्स वाई कर्व, इसके अंदर जो भी, इसके अंडर जो भी एरिया है वो फाइंड करना है। इसने कितना एरिया इनक्लोज किया है? हमने छोटे छोटे रेंज कर दी, एक्स की रेंज कम कर दी, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स आए, लेकिन फिर भी कुछ एरिया बच रहा है। देखिए ये फाइंड हो गया, लेकिन ये बच रहा है। लेकिन इससे ज्यादा तो करेक्ट है, और जो पहले किया उससे भी ज्यादा करेक्ट है, उससे तो बहुत ज्यादा करेक्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्स की रेंज को कम करने से जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं वो एरिया काफी ज्यादा नियर होगा जो एरिया ये एनक्लोज कर रहा है। तो हमने कहा अभी भी कुछ बच रहा है। फिर क्या किया? हमने कहा और छोटा कर दो, एक्स की रेंज को और डिक्रीज कर दो। दिस इज अगेन एक्स वाई कर्व, वाई एंड दिस इज एक्स। तो हमने रेंज को और कम कर दिया, पहले से भी ज्यादा। ये देखिए, तो क्या अब जो एरिया आएगा, ये और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दिए, क्या अब जो एरिया आएगा वो पहले से भी ज्यादा करेक्ट होगा? ये हमने एक्स की रेंज को कम कर दिया, अब जो एरिया आएगा वो पहले से भी ज्यादा करेक्ट होगा। लेकिन अभी भी कुछ बचेगा, अभी भी कुछ रीजन बच जाएंगे। तो हमने कहा एक्स को और कम कर दो, एक्स को इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, इतना कम कर दो कि जो ये रेंज है एक्स की वो जीरो ना होके जीरो से थोड़ा सा ज्यादा जो स्टेप होता है वो हो जाए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, याद करिए। वैसे ही हमने यहां भी किया, एक्स की रेंज को इतना कम कर दो कि वो बहुत छोटी हो जाए, जीरो ना हो, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा जो होता है वो हो। तो यहां पे जो एरिया अब बचेगा वो बहुत कम बचेगा, बहुत ही ज्यादा कम बचेगा।
तो ओवरऑल हमने एक्स की रेंज को कम किया और हमने इसके अंडर एरिया वो फाइंड कर लिया। अब अगर हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करें जिसका रेंज एक्स का बहुत कम है, और स्मॉल के लिए क्या लिखते हैं हम, डी एक्स। रेंज कितनी है, बहुत स्मॉल है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, और उसको क्या बोला, डी एक्स। जब ये है एक्स का वैल्यू तो वाई यहां पे ये है, वाई है, तो इस स्ट्रिप का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वाई डी एक्स, दिस इज एरिया। ये स्मॉल एरिया आया इस फर्स्ट स्ट्रिप का, वैसे ही ये सेकंड स्ट्रिप का कुछ एरिया आएगा, इसकी रेंज तो सेम रहेगी dx, और dx के टाइम पे ये y, सपोज यहां से ऊपर चढ़ के ये y हो गया, तो इसके अंडर कितना एरिया आ जाएगा, इन छोटे छोटे एरिया को प्लस कर दो, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, सब एरिया को प्लस कर दो, तो ये पूरा इसके अंडर एरिया आ जाएगा। लेकिन हमने टेक्निक क्या अप्लाई की, टेक्निक ये थी कि हमने x की रेंज को बहुत स्मॉल कर दिया, जिसको किससे लिखा, dx से शो किया स्मॉल, तो स्मॉल एरिया dA। अब अगर इसके अंदर पूरा एरिया फाइंड करना है तो इस dA को प्लस कर दो, सारे एरिया को प्लस कर दो, और प्लस करने के लिए ऐड करना, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमने कहा ये किसका एरिया है, कर्व का, कर्व के एरिया, स्ट्रेट लाइन का एरिया होगा तो ठीक है वो डायरेक्ट आ जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा या तो ट्राइंगल या कुछ और बनेगा, लेकिन ये कर्व का है तो ऐसे कर्व लगाओ। ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है कि ऐड करो, इंटीग्रेट करो, और यही साइन है इंटीग्रेशन का, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे समेशन का साइन होता है ये i इक्वल टू 1 to n, ये आपने स्टडी किया, वैसे ही ये साइन किसका है, इंटीग्रेशन का। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो मतलब इसको सब एरिया को ऐड कर दो, सारे एरिया को ऐड कर दो, तो एरिया अंडर एक्स वाई कर्व आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, ऐसा कर्व आपको ड्रॉ करना है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेस था, आई थिंक इट इज क्लियर क्यों हम इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, और इंटीग्रेशन क्या है, इट इज एरिया अंडर एक्स वाई कर्व, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो इसमें पहले क्या हो रहा है, y और dx का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे लिखते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट करते रहना, काफी हेल्पफुल है ये फिजिक्स में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है इसमें मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद ऐड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन में पहले होता है मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद होता है एडिशन। वही अगर डिफरेंशिएशन की बात हम करें, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन में पहले हो रहा था डिफरेंस, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिफरेंस, और उस डिफरेंस के बाद क्या हो रहा था, डिवीजन। यहां पे उल्टा होता है, यहां पे होता है पहले मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद एडिशन, यही आपका इंटीग्रेशन है, मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद एडिशन, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये चीजें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके फॉर्मुलेज, क्वेश्चंस, उससे पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन, थोड़ा और इसका कंसेप्ट और क्लियर कर लें। अब देखिए, सपोज आपको ये एरिया फाइंड करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बस इतना एरिया आपको फाइंड कर रहे हैं, इस रीजन से इस रीजन तक, ये वाला एरिया, ये नहीं चाहिए आपको। और यहां पे x है 2 और यहां पे x है, यहां पे x है 4, आपको 2 से 4 तक जब x है उतना ही एरिया आपको फाइंड करना है, ये वाला एरिया। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में आप लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसे, लिमिट लगाएंगे आप कि मुझे एरिया फाइंड करना है फ्रॉम 2 to 4। जब ये लिमिट आप लगा देते हैं कि 2 से 4 तक का एरिया फाइंड करना है या 1 से 3 तक का एरिया फाइंड करना है, तो इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसका वैल्यू डेफिनेट है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिस पे क्या होंगी, ध्यान देना, लिमिट्स, इसको लिमिट कहते हैं, लिमिट लगी होगी 2 से 4 तक। लेकिन अगर लिमिट नहीं हो, सिंपल हो, एरिया फाइंड करो, ये y dx, तो ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लिमिट लगी हो देन इट इज डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट नहीं हो देन इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब फॉर्मूलेस पे चलते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन का सारा कंसेप्ट, ठीक है। ध्यान देना, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इट इज एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं।
तो देखिए आपके पास है, इंटीग्रेशन करना है आपको, कंसेप्ट समझते हैं पहले थोड़ा और, x टू द पावर n का, इसका इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n। तो बच्चे इसका लिख लेते हैं जो भी आता है, लेकिन ये करेक्ट है क्या? नहीं, अभी करेक्ट नहीं है, अभी करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है देन एडिशन। यहां पे आपको x टू द पावर n का इंटीग्रेशन तो करना है, बट किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वो फंडामेंटल क्वांटिटी का स्मॉल वैल्यू तो होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कुछ भी यहां पे है वो, सपोज dx, ये फंडामेंटल क्वांटिटी स्मॉल वैल्यू होना चाहिए dx। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब आप एडिशन इसका कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए इंटीग्रेशन में पहले क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके बाद एडिशन होगा। एक और बात ध्यान में रखिए, ये जो आया यहाँ पे क्वांटिटी x टू द पावर n, ये x पे डिपेंड करनी चाहिए जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया ये y और x कर्व है ऐसे, तो y किस पे डिपेंड करना चाहिए? x पे। y किस पे डिपेंड करना चाहिए? x पे। वैसे x टू द पावर n जो भी क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी, इस केस में x टू द पावर n, तो ये किस पे डिपेंड करनी चाहिए? x पे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है, ये कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल या इंडेफिनेट? तो ये है इनडेफिनेट, लिमिट्स नहीं है इसमें। इसका वैल्यू होता है x टू द पावर n प्लस 1। देखिए डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। डिफरेंशिएशन में पावर कितनी होती थी, याद करो, n माइनस 1। अगर आपको x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर होती थी n माइनस 1। इसमें अपोजिट होता है, वो माइनस करता था, ये प्लस कर देता है, n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में n से मल्टीप्लाई होता था, इससे डिवाइड होता है n प्लस 1 से, n प्लस 1 से डिवाइड होता है x। तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें एक और चीज आती है c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको कहते हैं। इसको अभी समझाता हूं, अभी एक्सप्लेन करता हूं ये कहां से आता है, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें। आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, पावर कितनी है 2, प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स क्यूब, तो इसका कितना आएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 4 अपॉन n प्लस 1 4 प्लस c, ठीक है। आपको इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 1/2, तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस c। ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक और देख लेते हैं, x टू द पावर 5 का आपको इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 प्लस 1 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। अगर ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो ये जो वैल्यू आई, ये इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू जो आई, इसका डिफरेंशिएशन करके वापस यही आना चाहिए, आता भी है, देखते हैं। फिर से क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, तो इसका डिफरेंशिएशन करके यही आना चाहिए। देखते हैं आता है क्या। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, प्लस में है तो पहले इसका होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 का, 1/3 कांस्टेंट आ गया, 1/3 इज कांस्टेंट। एक्स क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना आ गया ये 3 कैंसिल, x स्क्वायर वही आया क्या, यस ये तो वही आ गया। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन में आपको डाउट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वापस वही आना चाहिए। इसका भी कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ये कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा 1/4 इज कांस्टेंट, 4 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 4 4 कैंसिल, x क्यूब, ये तो वही आ गया। तो ये आ जाता है, रिवर्स प्रोसेस है तो आएगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, ये क्यों आया, क्या इंपॉर्टेंस है इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, ठीक है, उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहां से आया ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चलो इसको भी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहां से आया, इसमें देखिए आपके पास डिफरेंशिएशन हो रहा है x टू द पावर n का, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं, तो पावर आगे आ गई x टू द पावर n माइनस 1। अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x टू द पावर n प्लस 200, तो इसका कितना आएगा
पहले x टू द पावर n का होगा n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 200 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वापस वही तो आ गया n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x टू द पावर n प्लस 1 का, इसका कितना आएगा, फिर से वही n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, वही आ गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत क्या है। देखिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन वापस x टू द पावर n आ जाएगा। इसको आगे बताऊंगा मैं कैसे आया, लेकिन अभी समझिए कि इसका इंटीग्रेशन वापस x टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, इसका भी वही आएगा x टू द पावर n, इसका कितना आएगा x टू द पावर n, लेकिन इसका तो ये आना चाहिए था प्लस 200, इसका तो ये आना चाहिए था प्लस 1, और ये डिफरेंशिएशन जो आया n x टू द पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करके वापस x टू द पावर n आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन करके ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके साथ प्लस में क्या था 201, इसके साथ 0 था, तो ये हमें नोन नहीं होता है, ये इंडेफिनेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे इंडेफिनेट का लिमिट नहीं होगी जिसपे c लगाएंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये 0 हो सकता है, ये 200 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो मुझे लगता है आप c का समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों ऐड करना है, बस किस में करना है, इंडेफिनेट में। अगर ये लिमिट लगी हो तो वो फिर डेफिनेट होता है, उसका वैल्यू फिक्स होता है, वो आ जाएगा, उसको भी करते हैं अभी। ठीक है, अब फाइनली चल लेते हैं फॉर्मूलेस पे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करना फिर से इजी है, प्रैक्टिस करनी है, देखते हैं। ओके, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, x टू द पावर n जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसका कितना होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इफ इट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आपके पास आया x स्क्वायर, इसका फाइंड करो भाई, तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। आपके पास आया x क्यूब, इसका करिए x टू द पावर n प्लस 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 प्लस c। आपके पास आया x टू द पावर 6, इसका करिए x टू द पावर 6 प्लस 1 7 अपॉन 7 प्लस c। आपके पास आया x टू द पावर 1/2, इसका करिए x टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। आपके पास आया 1 अपॉन x स्क्वायर dx, सही तो 1 अपॉन हो गया, कुछ नहीं करना, ऊपर ले जाओ, इसको लिखो x टू द पावर माइनस 2 dx, ऊपर ले गए, पावर माइनस हो गई, कितना हो जाएगा अब, इसका वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1, n है आपके पास माइनस 2, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो, इंडेफिनेट के साथ प्लस से चलेगा, डेफिनेट हो, डेफिनेट मीन्स यहाँ पे लिमिट लगी हो, जैसे आपके पास है x क्यूब dx लिमिट फ्रॉम, इंटीग्रेशन का सिंबल है फिर से 2 to 3, इसको करिए x क्यूब का पहले x टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट फ्रॉम 2 to 3 1 अपॉन 4, ये सेम रहेगा, x टू द पावर 4 2 to 3 1 अपॉन 4 3 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, अपर लिमिट x के प्लेस पे जिसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 4 3 टू द पावर 4 3 3 9 3 27 81 माइनस 2 to 4 to 8 to 16, तो ये कितना हो गया आपके पास 81 माइनस 16 81 माइनस 16 65/4, 65/4। ठीक है, एक और देख लेते हैं, आपके पास है x और लिमिट है 1 to 2, x का पहले कितना हो गया n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 2 अपॉन 2 लिमिट 1 to 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, इट इज 3/2। अगेन हमें यहाँ पे प्लस ही नहीं करना है, डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको डेफिनेट इंडेफिनेट में डिफरेंस, और ये फर्स्ट फॉर्मूला ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेकंड फॉर्मूला है अपने पास, आपके पास है सिंपल dx, कुछ नहीं है इधर, सिंपल dx, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे x टू द पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये हम लिख सकते हैं x टू द पावर n प्लस 1 0 प्लस 1 1 अपॉन 0 प्लस 1 1, 1 तो 1 हो गया, ये x टू द पावर 1 भी ये हो गया, तो x प्लस
c, ये सिंपल x हो जाएगा। जैसे आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये y लिख दिया x के प्लेस पे, तो इसका कितना होगा y, इंटीग्रेशन ऑफ dz, सिंपल dz, तो इसका हो गया z प्लस c, चलता रहेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये। आपके पास है dw, तो इसका कितना हो जाएगा w प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। इसमें ही डेफिनेट भी बना लेते हैं, आपके पास आया ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 1 to 2, इसका करिए पहले, सिंपल कितना बनेगा x, फिर कैसे ओपन करेंगे, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, 2 माइनस 1 1, हो गया। तो लिमिट कैसे ओपन करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस में रखनी है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे dy होता तो y पे रखते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे फॉर्मूलेज की। आपके पास आया ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, पहले से कांस्टेंट ऐड है x टू द पावर n, तो इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे पहले डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से सॉरी, और ये होगा इंटीग्रेशन बस x टू द पावर n का जो हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एग्जांपल देखते हैं, आपके पास है 5x, इसका करिए तो कितना हो जाएगा, 5 को पहले ही बाहर ले लेना है, 5 बाहर ले लिया, x dx, 5 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, x का कितना होगा x टू द पावर n प्लस 1 2 अपॉन n प्लस 1 2 प्लस c, 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आपके पास है 6x dx, 6x स्क्वायर dx कितना हो जाएगा 6, तो बाहर रहेगा x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको और सॉल्व कर लो, 2x क्यूब प्लस c हो जाएगा। आपके पास है 7x क्यूब dx, इसका कितना होगा 7x टू द पावर 4 n प्लस 1, 7 बाहर ले लिया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसमें ही डेफिनेट कर लेते हैं, आपके पास है 5x dx फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, पहले सिंपल 5x करेंगे, 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 1 to 2, 5 अपॉन 2 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट नहीं पुट करनी, बाहर ले लो, x स्क्वायर पे पुट करनी है 1 to 2, सो 5 बाई 2 अपर लिमिट 2 to 4 माइनस 1 1 1 स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 5 बाई 2 इंटू 3 15 बाई 2, 15 बाई 2, ठीक है। थोड़ा और इसमें कर लेते हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं इसी फॉर्मूले को, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको 6x क्यूब का फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। 6 कांस्टेंट है, फिर से बाहर ले लो 6, इंटीग्रेशन इसका x टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट लगेगी फ्रॉम 2 to 4, 6 अपॉन 4 कांस्टेंट है बाहर, 4 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, 6 अपॉन 4, 4 टू द पावर 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 16, 2 6 2 5 6, 2 5 6 माइनस 2 to 4 to 8 to 16, 6 by 4 इंटू 240, 240 460 360, ये हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक यही है, यही आपको फिजिक्स में मिलेगा, उसके अलावा जो मिल सकता है वो भी देख लेते हैं। आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का होगा log टू द बेस e x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखिए, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो log टू द बेस e, इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना मिलेगा 1 अपॉन x, इसका 0, तो फिर से इसका कितना मिल जाएगा 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log टू द बेस e x, जिसको ln भी कहते हैं ln, तो 1 अपॉन x का ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, इसका कितना होता है, यही होता है e टू द पावर x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है e टू द पावर x, ठीक है। और बेसिक जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन x का क्या होगा, साइन x का होगा आपका माइनस कॉस x प्लस c, साइन x का या साइन थीटा का, जैसे ये साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का क्या होगा, ध्यान देना यार, डी थीटा ही होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ये माइनस कॉस होता है साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ये ध्यान में रखना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस का देख लेते हैं, ओके। आपके पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस का होता है साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस क्या आएगा कॉस एक्स, फिर से क्रॉस चेक करने के लिए आप उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको यूज करने हैं फॉर्मूलेज वो और ये हैं, जैसे आपके पास आया कॉस
3x, इसका करिए भाई। अब ये देखिए ये इतना सिंपल नहीं है, यहां पे आपको cos x होता तो आप sin x कर देते, cos 3x है तो इसमें क्या करना होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी करूंगा, लेकिन पहले डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अगर ऐसे आ गया तो क्या करना है, cos थीटा का होता है sin थीटा, तो sin 3x, थीटा यहां पे 3x है, अपॉन 3x का डिफरेंशिएशन कर दो, 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, 3 का 3, x का हो जाएगा 1, तो अपॉन 3 प्लस c। जैसे आपके पास आया cos 2x dx, तो इसका क्या होगा, पहले sin cos का sin 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन, 2 का 2, x का 1 प्लस c। आपके पास आया sin 4x dx, sin का माइनस cos 4x माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन, क्या बचेगा 4 प्लस c। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है cos 3x का, x होता तो आप कर लेते, तो आपको 3x नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, लेट 3x इज इक्वल टू t, आपने ऐसा कर लिया, 3x को t ले लिया, ठीक है। अब 3x को आपने t ले लिया, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस क्वांटिटी का, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, फिजिक्स के लिए इतना ही जरूरी है, लेकिन फिर भी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा आपका 3 का 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। फिर से देखिए क्या हुआ, 3 का 3, x का 1 और ये t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, तो dt किसके इक्वल हो गया, 3dx। अब इसको यहां रखिए, देखिए cos 3x हमने t लिया था, dx किसके इक्वल आ गया, dx आ गया dt अपॉन 3 के, dt अपॉन 3, dx यहां से dt अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप cos t का, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का होगा sin t, बस, और t किसके इक्वल है, वापस रख दीजिए, तो sin 3x अपॉन 3, ये आ गया। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है cos का साइन और जो अंदर क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब थोड़ा अलजेब्रा की बात कर लें इसकी, जो अलजेब्रा से रिलेटेड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, जैसे आपके पास आया x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6, इसका इंटीग्रेशन, तो इसको ओपन कर दीजिए, x टू द पावर 5 dx प्लस अलग लिख लीजिए x टू द पावर 6 dx, कितना बनेगा, x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस x टू द पावर 7 अपॉन 7, सिंपल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसमें आपके पास आया x क्यूब प्लस x स्क्वायर dx, इसका क्या आएगा, इसको अलग अलग करना है, x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर dx, तो ये कितना बन जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इसमें अगर डेफिनेट आ गया, इसमें प्लस सी डेफिनेट आ गया तो c नहीं लिखेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे जैसे आप करते ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो यहां भी माइनस होता और यहां भी माइनस आ जाता, सो आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। अब ये था प्लस में या माइनस में, इसको आपको समझ में आ गया क्या करना है, प्लस माइनस होगा तो। अब देख लेते हैं एक और, अगर क्या होगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, जैसे आपके पास आ गया, अब मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं, e टू द पावर x, या आपके पास आ गया x cos x, इसका क्या करेंगे, टू फंक्शंस आ गए x cos x, तो इसके लिए क्या करेंगे उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ओके, अगर आपके पास है x cos x, इसका कैसे करेंगे, हम ये देख रहे थे, तो इसका कैसे करना है, इसके लिए आपको रूल ध्यान में रखना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, टू फंक्शंस है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस होता तो आप अलग अलग कर लेते, फर्स्ट का प्लस सेकेंड का, माइनस होता फर्स्ट का माइनस सेकेंड का, लेकिन इसके लिए क्या करना है, ध्यान देना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, ये रूल है, डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन के अंदर भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये dx, ध्यान देना इसमें हुआ क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट किसको बोलेंगे, सेकंड किसको, ऐसा नहीं किसी को भी बोल देंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड या इसको फर्स्ट, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक रूल है, डिफरेंशिएशन में किसी को भी फर्स्ट सेकंड बोलते थे हम, लेकिन इसमें रूल क्या है, वो रूल है आई लेट। खैर यहां तक ये फॉर्मूला आप रेयरली यूज करते हैं फिजिक्स में, काफी कम यूज होता है, बाकी जो बेसिक की है वो ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आई लेट ये बताएगा कि फर्स्ट यहां से लेना स्टार्ट करना है। आई मीन्स इनवर्स, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऐसे आ गए तो इसको फर्स्ट लेना है। सेकंड लेना है लॉग को, एल मीन्स लॉग, आई लेट ध्यान रखना। ए मीन्स अलजेब्रा, अलजेब्रा मीन्स जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 ऐसे आ गया ये अलजेब्रा। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स ये आ गए, इनवर्स में नहीं हो, इनवर्स वाले को फर्स्ट लेना है। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, तो ऐसे आपको इसकी सीरीज बनानी है। ठीक है, इस केस में देखते हैं, इस केस में एक अलजेब्रा आपके पास आया एक्स और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले किसको लेना है, अलजेब्रा को। फर्स्ट किसको बनाओगे, अलजेब्रा को, ये यहां से फर्स्ट बनाते हुए चलेंगे, फर्स्ट फिर इधर की तरफ। सेकंड किसको बनाओगे, ट्रिग्नोमेट्री को, ये सेकंड बनेगा। अब देखिए यहां पे करते हैं, फॉर्मूले पे रखते हैं, फर्स्ट कौन है आपका x, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसको पुट कर लेते हैं पहले, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन cos x का, सेकंड cos x है, इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा देखते हैं, x cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos का sin थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 1 हो गया, ये तो डायरेक्ट 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लेकिन फिर होल इंटीग्रेशन भी है, ये तो 1 हो गया, ये वाली क्वांटिटी 1, इसका इंटीग्रेशन sin x, इसका इंटीग्रेशन sin x, ये sin x बन गया और होल इंटीग्रेशन भी है, तो x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया cos x, ये बन गया। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वापस यही बनना चाहिए x cos x, देखते हैं बनता है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो दोनों चीजें बता रहा हूं मैं आपको एक साथ, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। आपको डिफरेंशिएशन करना है x sin x प्लस cos x का, वापस वही बनना चाहिए x cos x। तो देखिए पहले इसका करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका कितना होगा, इसका वही फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x प्लस सेकंड sin x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस sin x कैंसिल, वी विल गेट x cos x, वापस वही आ गया। ठीक है, एक और आपके पास इसमें देख लेते हैं, रूल यही है आई लेट, ध्यान में रखना है। ओके, आपके पास है e टू द पावर x dx, ये x इससे अलग है, e टू द पावर x है। ठीक है, फिर से ये मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे, तो वही है, देखना है अपना आई लेट रूल से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेना है। तो इसमें है e एक्सपोनेंशियल, ये तो लास्ट है, अलजेब्रा उससे पहले है, तो x हो गया आपका फर्स्ट और e हो गया आपका सेकंड। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन 1 लिख लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका e टू द पावर x dx और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, x e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1, तो 1 रह गया। अब e टू द पावर x dx इस पार्ट का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, फिर से e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका e टू द पावर x बना, इसका ये तो 1 था और ये dx, ये x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का फिर से इंटीग्रेशन आ गया, तो ये बचा बस e टू द पावर x, तो कितना बन गया e टू द पावर x माइनस 1। फिर से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस आपको यही मिलना चाहिए, देख लेते हैं क्या यही मिलता है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस 1, तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन हो गया एक्स माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स का 1 1 का 0, तो ये हो गया, प्लस एक्स माइनस 1 को ऐसे ही रहने दो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये हो गया e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस x माइनस 1, e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं, 1 यहाँ से बचा प्लस x माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो x e टू द पावर x वापस वही आ गया।
सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एक्स क्यूब का dx x की फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। y फंडामेंटल क्वांटिटी y ही है, y टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 जो कि होता है 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t टू द पावर हाफ t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, cos 3x, cos का साइन 3x हो जाएगा पहले। अब ये 3x था, करना x के उसमें है, तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करके जो भी आएगा उसको डिनोमिनेटर में 3x का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है, x का 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 5x क्यूब कांस्टेंट है पहले 5 बाहर ले लेना है, x क्यूब का x टू द पावर 4 अपॉन 4, इसको थोड़ा देखते हैं। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 5x क्यूब अपॉन 3, सॉरी इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 5x क्यूब अपॉन 3, ये करना है फ्रॉम 1 टू 2, तो कितना मिलेगा 5/3 इज कांस्टेंट, 2 क्यूब 8 माइनस 1 क्यूब 1, तो ये होगा 7 7 5 35 35/3, d थीटा सिंपल थीटा बन जाएगा। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी देखा हमने cos x, लेकिन माइनस में इसका कर लेते हैं। पहले x क्यूब का dx के साथ, इसको ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब dx माइनस x टू द पावर 4 dx, तो ये कितना मिलेगा x क्यूब का x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 5, सिंपल है। ओके, 6t क्यूब dt, 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, t क्यूब का t टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 1 to 2, ठीक है, 6 अपॉन 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट 2 to the पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 to the पावर 4, 6 अपॉन 4 2 to the पावर 4 मीन्स 2 to 4 to 8 16, 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 6 90 अपॉन 4 आ गया, ये 90 अपॉन 4 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फिजिक्स में कैसे आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं और कहां पे करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं। जैसे आपके पास एक सर्किल है ऐसा, इसका रेडियस है r, ध्यान से देखना, इसमें एक छोटा सा पार्ट हमने लिया सर्कमफ्रेंस में dx, एक स्मॉल पार्ट dx। अब आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मीनिंग समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx मींस ऐसे छोटे 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 dx को प्लस करिए, dx 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 dx, तो ये क्या बनेगा, इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस। इंटीग्रेशन मींस ऐड करना, छोटे छोटे dx को प्लस करोगे, ये बनेगा सर्किल का सर्कमफ्रेंस, और वो कितना होता है 2 पाई r सर्कमफ्रेंस, तो ये 2 पाई r आ गया। अच्छा, अभी तो सर हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो x क्या है, x इसके सर्कमफ्रेंस ही तो है, और सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r। फिर से आपके पास आया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो छोटे छोटे dx को प्लस करो, आप सिंपल लिख सकते हैं 2 पाई r, लेकिन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये x ही होता है, और x इस केस में क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, जो कि कितना है 2 पाई r। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें, आपके पास एक स्फीयर है, सपोज एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, एक स्फीयर है आपके पास, स्फीयर जिसका रेडियस है r, इसके सरफेस पे हमने एक स्मॉल एरिया लिया ds, एक स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये आप गॉस लॉ में यूज करते हैं जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और आपके पास आया इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीनिंग क्या है कि छोटे 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 एरिया को प्लस करो, जब आप इन स्मॉल एरिया को प्लस करोगे तो ये पूरा एरिया आएगा, सरफेस एरिया स्फीयर का, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आपके पास है ऐसे आ गया, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से होती है, इनटू ds, और बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अभी देखा हमने कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली ds। अब ये ds एक सरफेस एरिया है, ये सिलेंडर का हो सकता है, ये आपका स्फीयर का हो सकता है, या कोई और गॉसियन सरफेस का हो सकता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds मींस छोटे छोटे ds को प्लस करो, वो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा उस पर्टिकुलर सरफेस का। सो आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।